साथियों, सभी को नमस्कार। कमल जी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के संदर्भ में शिक्षण अभिरुचि खंड के अंतर्गत लेकर आए हैं उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2021 में जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में पूछे गए समस्त 40 प्रश्नों का हल व्याख्या सहित, जो आपके शिक्षण अभिरुचि सेक्शन से संबंधित थे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो इससे पहले हमने 2014 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जो वीडियो था वो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। तो शाला दर्पण परियोजना का जो संबंध है वो केंद्रीय विद्यालयों से है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 1 के लिए। अब शाला दर्पण परियोजना है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान कर दी जाए। शाला दर्पण परियोजना केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित है। यह परियोजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिसमें छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के लिए स्कूल प्रबंधन प्रणाली पर आधारित गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जाएं। इस सब का संबंध हमारा शाला दर्पण परियोजना से संबंधित था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह है आपका राइट टू एजुकेशन की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 2 के लिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 12(1)(c) व्याख्या करती है कि जो निजी विद्यालय हैं उनमें 25% स्थान जो है वो पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित किए जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। तो डिजिटल जेंडर एटलस जो है वो उपरोक्त सभी से संबंधित है। अब उपरोक्त सभी में क्या क्या चीज़ें आई हैं? अनुसूचित जाति की बालिकाओं से, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम समुदाय, इन सभी समुदाय की बालिकाओं से संबंधित है डिजिटल जेंडर एटलस। अब है क्या इसमें? स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 9 मार्च 2015 को बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया है। यह एटलस संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके द्वारा SC, ST और मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह के पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान में मदद मिलेगी और डिजिटल जेंडर एटलस द्वारा विकलांग बालिकाओं सहित अन्य असुरक्षित बालिकाओं को समान शिक्षा सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान की जाएगी। प्रश्न संख्या 4, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश का आधार था। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश का जो आधार था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी और इसके तहत जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालियर आयोग कहते हैं, उसके अध्यक्ष
LS मुदालियर थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जैसा कि आप जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसका गठन 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किया गया था। और इस आयोग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं का पता लगाकर उनके संभावित सुधारों हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था। तो राधा कृष्णन आयोग का जो मुख्य संबंध था वो था आपका उच्च शिक्षा से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राधा कृष्णन आयोग की बात की जाए तो राधा कृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। इसका गठन 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा किया गया था और 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो यह सिफारिश जो है वो की गई थी NKC यानी नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा, जिसकी स्थापना 2005 में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा की गई थी। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श पर स्थापित एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था थी, जिसका मुख्य उद्देश्य 21वीं शताब्दी के ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इस कार्य का जो श्रेय दिया जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग को ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय दिया जाता है। राधा कृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे उच्च शिक्षा के उद्देश्य, अध्यापकों की सेवा शर्तों, शिक्षा के स्तर, पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, छात्र कल्याण आदि के संबंध में सुझाव दिए और इन्हीं सुझावों में से उच्च शिक्षा की आवश्यकता को ग्रामों में भी महसूस किया और उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया कि गांव में भी उच्च शिक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है NCTE का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है। NCTE राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जिसे कहा जाता है, इसका मुख्य कार्यक्षेत्र है शिक्षक शिक्षा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 में की गई थी और शिक्षक शिक्षा से संबंधित इस संस्था का उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक एवं प्रक्रियाओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना था। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसके क्षेत्रीय 4 कार्यालय स्थित हैं जो भोपाल, जयपुर और भुवनेश्वर और बंगलुरु में स्थित हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि NCTE के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सैम पित्रोदा जी थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन है वो 13 जून 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया था और आयोग ने अपनी जो सिफारिश है वो 2009 में प्रस्तुत की और सिफारिश ये का जो नाम था वो राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है वैल्यू या मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ हमें देखना है वैलेर से, वैल्यूअर से, वैलाई से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैल्यू शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके वैलेर से हुई है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। यहाँ इसको रट लीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कथन था। तो यह कथन जो है वो पेस्टोलॉजी का था, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अनुशासन प्रेम पर आधारित और नियोजित होना चाहिए, यह शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने दिया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 9 क्षेत्र सम्मिलित हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो है वो ग्रामीण इलाकों को उच्च गति की इंटरनेट सेवा माध्यम से जोड़ना था, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 9 क्षेत्र सम्मिलित हैं, जैसे ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट सक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और नौकरियों के लिए आईटी, और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। ये सभी 9 क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। मैंने आपको बता दिए, लेकिन इतना डिटेल में प्रश्न नहीं पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है CIET का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो CIET का जो पूर्ण रूप है वो आपका रहेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 14 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना हुई थी। तो यह स्थापना जो है वो आपकी हुई थी 1995 में, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक, या इसको हम NICSI बोलते हैं, इसकी स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत धारा 25 कंपनी के रूप में की गई थी, और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। तो राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्रारंभ है वो हुआ था 1958 में, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 16 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परियोजना कार्य, खेल, ये सभी कार्य जो है वो व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर सह अनुदेशन या CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता? तो अधिगम जिस क्षेत्र में नहीं होता वह है हमारा भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बाकी के संज्ञानात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र में अधिगम होता है, लेकिन भावात्मक क्षेत्र में कंप्यूटर सह अनुदेशन से अधिगम नहीं होता, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक जो है वो F.A. फ्रोवेल है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध शिक्षाविद F.A. फ्रोवेल, जिन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत की थी, उन्होंने यह पुस्तक 1826 ईस्वी में प्रकाशित की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो अभी इसी प्रश्न में हमारा उत्तर था किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता F.A. फ्रोवेल थे, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। तो शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है शिक्षण, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 21 के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
प्रश्न संख्या 22 कहता है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है शिक्षण कौशलों को विकसित करना। जो प्रश्न 21 था वही प्रश्न 22 है, बस भाषा शैली थोड़ी बदली गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 जो कहता है निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। ये अभिक्रमित अनुदेशन जो आधारित है वो है BF स्किनर ने यह सिद्धांत दिया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 UGC की स्थापना हुई थी। तो UGC की स्थापना अब यहाँ थोड़ा सा वैसे कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो हम ज़्यादा मानते हैं वो मानते हैं 1956 को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो स्थापना है 1953 में हुई थी, लेकिन संवैधानिक दर्जा जो है उसे 1956 में मिला था। तो यहाँ पे आयोग ने इस प्रश्न को 1956 इसका आंसर माना था। और यह राधा कृष्णन आयोग की जो अनुशंसा थी उस पर इसका गठन किया गया था। UGC की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और हिंदी में इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में जाना जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 25 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है। क्या विचार किया गया है? निवेश के रूप में। शिक्षा को एक निवेश के रूप में माना गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कहता है शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो बहु इंद्रिय उपागम से संबद्ध है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 26 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। तो ली थायर ने संप्रेषण के मूल कार्यों को 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और इनके अनुसार जो 4 भाग हैं वो हैं संचार, पारस्परिक समझ, विश्वास व अच्छे मानवीय संबंध बनाने के लिए विचारों की सूचनाओं का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया इन्होंने माना है। इस तरीके से इन्होंने इसको 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE की स्थापना कब हुई थी। तो NCTE की स्थापना आप सब विधिवत जानते हैं 1995 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 17 अगस्त 1995 को की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है। तो यहाँ अगर हम विधि की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट विधि है, प्रदर्शन विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि है, कहानी विधि नहीं है। कहानी कथन विधि नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। किस चीज़ को सुगम बना सकती है? व्यक्तिगत अनुदेशन को सुगम बनाती है, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, यानी कि इन सभी चीज़ों को सुगम बनाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 30 के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। तो शिक्षण कौशल की अगर हम बात करें तो सत्ता की आलोचना करना शिक्षण कौशल नहीं है। बाकी उद्दीपन, भिन्नता, विन्यास, प्रेरणा और खोजपूर्ण प्रश्न ये सभी के सभी शिक्षण कौशल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मूल्यांकन के क्षेत्र से, तो मूल्यांकन के क्षेत्र से क्या है? विस्तृत। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 32 के लिए। मूल्यांकन का क्षेत्र है, यहाँ से गलत है तो वो विस्तृत है, सीमित नहीं है, असीमित नहीं है, संकुचित नहीं है, विस्तृत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ ऐसे प्रश्नों को हमें ज़रूर देखना है क्योंकि कंफ्यूजिंग रहता है कि नहीं है या है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 33 की। पहले देख लेते हैं शिक्षण एक कथन है, सत्य बात है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, यह भी सत्य है। शिक्षक जन्मजात होते हैं और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, शिक्षक बनाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी।
तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा जो है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं, जो 1952-53 में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी। तो यह हुई थी हमारी 1980 में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 35 के लिए। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना अप्रैल 1980 में शुरू की गई थी। वर्तमान में यह परियोजना किशोर प्रजनन स्वास्थ्य, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता, बालिका सुरक्षा एवं बचाव, बड़ों का सम्मान आदि के विषय में क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर किशोर छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संचालित करती की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, रूसा नव पूरा नाम है, यानी रूसा क्या है? तो रूसा जो है वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 36 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? तो कंप्यूटर का जो कार्य है वो आपका मूल्य विकास नहीं है, बाकी के अन्य कार्य जो हैं, चाहे परीक्षण, आंकड़ों का प्रक्रियाकरण या लेखा परीक्षण हेतु या शिक्षण की न्यूनापूर्ति, ये सभी के सभी कार्य कंप्यूटर के हैं, लेकिन मूल्य विकास कंप्यूटर का कार्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो कोठारी आयोग का गठन जो है वो 1964 में किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 38 के लिए। कोठारी आयोग को हम शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, और इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में किया गया था। और इस स्कूल ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और अपनी रिपोर्ट में 23 संस्तुतियां प्रस्तुत की थी जो स्कूली शिक्षा के उन्नयन एवं विकास से संबंधित थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, जो कहता है सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था? तो यह सुझाव आपका कोठारी आयोग का था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था कि सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, जिससे शिक्षा को गति मिल सके। और आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 40, जो कहता है शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं। तो शिक्षक कार्य के जो मुख्य घटक हैं वो हैं आपका शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, यानी टीचर, स्टूडेंट और कैरिकुलम। ये तीनों चीज़ें ही यानी तीन मुख्य घटक हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जो शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम के मध्य संचालित होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया 2021 की परीक्षा में पूछे गए शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ। तो ये वीडियो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो से आगामी परीक्षा में कई सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप स्टडी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराइए कि हमारा चैनल आपके स्टडी में कितना मददगार साबित हो रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।